वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की, नई वैकेंसी का अपडेट हमारा पहुंचाने का पूरा मकसद रहता है कि आप इसके लिए देखें और आवेदन करें। जैसा कि आज सुबह हमने एक एफसीआई की वैकेंसी के बारे में बताया, डीआरडीओ की वैकेंसी के बारे में बताया, उसी तरह यहाँ भी एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट 2022 की है। ग्रुप का जो पद नाम है ये पद ग्रुप ए है और ये ध्यान रखिएगा 300 पदों के लिए वैकेंसी कंप्लीट निकाली गई है। अब कौन कौन सी छात्र यहाँ पे योग्यता रखते हैं और अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हर एक वीडियो खोज के बनाया जाता है ताकि आप तक ये सारी चीजें पहुंचाई जा सके। तो एलिजिबिलिटी मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना हो। पहली चीज, शादीशुदा इंसान और महिला छात्रा ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आपके लिए योग्यता यहाँ पे नहीं रखा गया है। योग्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो पढ़ाई को लेकर है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर है, वो रखा गया है यहाँ पे दोस्तों 12th पास। और 12th के साथ साथ जिन्होंने डिप्लोमा आगे किया है या इंजीनियरिंग किया है जिन लोगों ने, वो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। लेकिन इनके लिए क्या डिसिप्लिन है, कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे कितना उम्र सीमा रखा गया है, कितना आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा, फॉर्म को भरने में क्या फीस चार्ज भी लग रहा है, इन सब के बारे में सारा डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही चलते हैं। तो दोस्तों हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे आके यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसका, यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो सीधे लिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मेल कैटेगरी का छात्र है वो आवेदन करेगा, वो इंडियन सिटीजन आप हैं अगर तो आवेदन करेंगे। और ये जो पद नाम है ये दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी जीडी को लेकर है, यानी कि जनरल ड्यूटी को लेकर है, जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 पास होना चाहिए और साथ में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपका एज ए सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए। और जो भी आपका बोर्ड है वो जो है यहाँ पे देखिएगा, बिहार जो भी आपका बोर्ड है वो एफिलिएटेड होना चाहिए किसी भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, ये ध्यान रखिएगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी वैकेंसी है, जो इसमें कि आपसे क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है। और आपको बता दें कि एजुकेशनल जो है यहाँ पे बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन की तरफ से। ठीक है, और तीसरा पद है यहाँ पे दोस्तों यांत्रिक का। यांत्रिक के लिए क्लास 10th के लिए सर्टिफिकेशन आपका चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे एजुकेशनल बोर्ड जो कि आपका काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर द स्कूल एजुकेशन कोबैक्स, और डिप्लोमा अगर है आपका तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में और रेडियो पावर इंजीनियरिंग में आपका कम से कम 3 या 4 साल का अप्रूवल डिग्री होना चाहिए। ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि एआईसीटीसी के तहत जो है अप्रूव भी होना चाहिए आपका सर्टिफिकेशन। तो ये 3 तरह की वैकेंसी है और इन 3 तरह की वैकेंसी के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी टोटल निकाली गई है वो 300 पदों की है। अब जो वैकेंसी नाविक जो कि जनरल ड्यूटी की है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है 225 पदों की। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जो कि डीबी के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, ये 40 पदों की वैकेंसी है। और यांत्रिकी में जो वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 35 टोटल वैकेंसी है। लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप वैकेंसी 1 निकले या 100 निकले, आपको अपने एक सीट से मतलब रखना है और आपका चयन होगा अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि ये अगर यांत्रिक के लिए आपने 10th और 12th पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो आप ध्यान रखिएगा आपको साथ में डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो इंजीनियरिंग में, जो कि 2 से 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री कराया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए एटलीस्ट 2 साल भी है आपका तो आवेदन कीजिएगा। 3 साल का डिग्री होता है, 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन बीटेक वाले भी छात्र इधर आवेदन करेंगे यांत्रिकी के लिए, और डिप्लोमा वाले भी। ये दोनों चीजें मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसकी बता दी है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर, ये कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो ये इनमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि पावर सिस्टम से हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर में है अपना डिग्री किए हुए वो भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, पावर सिस्टम में किया है तो भी कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले अपने इस डिसिप्लिन में कर सकते हैं, और रेडियो पावर इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा जो किए हैं छात्र यहाँ पे ईसी वाले छात्र जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे
ये आपको मांगा गया है, जो कि आपका जो कि रिलेटेड आपका यहाँ पे डिसिप्लिन होता है। इन सभी डिसिप्लिन में अगर आपने अपना इंजीनियरिंग किया है, देन यू गो फॉर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये हो गया यांत्रिकी के लिए। एज क्राइटेरिया की सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा होती है यहाँ पे कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो 18 से लेकर 22 साल तक का एज क्राइटेरिया है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाविक जो है ये पद, ये जीडी को लेकर है ना, जनरल ड्यूटी सबसे ज्यादा पद यहीं पे है। और नाविक जो की पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, इसके लिए भी और यांत्रिकी के लिए भी। इसका जो आपका एज क्राइटेरिया है 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। और जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं तो उनको यहाँ पे एज रिलेक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि SC ST OBC हो गए है ना, NCL वाले हो गए, तो इन लोगों को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन आवेदन करेगा, तो मेल और वो छात्र आवेदन करेंगे जो कि मेल कैटेगरी में है और किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है, ध्यान रखिए। बट फीमेल आवेदन नहीं करेगी यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे जिन मेल का या फीमेल का शादी हो चुका है वो भी आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। शादीशुदा लोग यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे। द टेंटेटिव नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे जो दिया गया है, ये टोटल मिला के 300 पदों की वैकेंसी है इन सभी ब्रांचेस में, है ना। अब आप देख लीजिएगा किससे रिलेटेड है आप यहाँ पे। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा, है ना। देखिए, दिस सिलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ द मेरिट बेसिस देयर परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो बैच है ये 2023 के लिए बैच अपग्रेड किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये पैरा नंबर 6 में इसका अपडेट दिया गया है। और ये मीटिंग लेट डाउन द मेडिकल स्टैंडर्ड होगा ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल ऑफ द पोस्ट, द क्लियरिंग द स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड द satisfactory performance in the training compulsory for the recruitment of the ICG। अब ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है, इसके तहत आपका मेडिकली फिट होना तो जरूरी है ही, आपको एक मेडिकल एग्जाम से पास करना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि 300 पदों की यहाँ वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग स्टेजेस पे आपकी जो है रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया जाएगा। स्टेज 1, 2, 3, 4 को लेकर यहाँ पे, जो कि यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा आपको। The identity check include the verification matching following the 4-stage selection procedure, जिसमें से आपको बता दें कि फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन विद द फेशियल फीचर, फिजिकल अपीयरेंस एंड द कैंडिडेट स्टेज 1, 2, 3, 4 आपका जांच होगा वहां पे फोटोग्राफ के तहत, जहां आपका पूरा फोटो सर से लेके धड़ तक का पूरा फोटो खींच के देना होता है यहाँ पे, है ना। इसके लिए आवेदन करते हैं तो, ताकि आपको ये मिलाया जा सके कि आप कहीं से भी PH कोटे से तो नहीं आते हैं, वैसा कुछ। बायोमेट्रिक लिया जाएगा कि आपको यहाँ पे जांच करने के लिए कि आपकी जगह पे कोई और तो एग्जाम नहीं दे रहा है, तो ये थंब इम्प्रेशन वगैरह यहाँ पे आपका लिया जाएगा स्टेज 1 में, और इसको एग्जामिन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है स्टेज 1 से आप बायोमेट्रिक देकर राइट थंब का भी कैप्चर आपको वहाँ पे अपलोड करना है। सब्सिक्यूशन वेरिफिकेशन आपको देना होगा यहाँ पे अपना लेफ्ट और राइट दोनों थंब को लेकर। फिर सिग्नेचर अपलोड करना होता है आपको, और यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क्स जो है आपको मेंशन करना होता है अपने एप्लीकेशन में, कि कोई कटे छटे का नुकसान हो आपका, तो इस चीज को लेकर ये सारी चीजें बतानी होती है, जो कि स्टेज 1 में आपको ये सारी चीजें जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो है आपका एक रिटन टेस्ट होगा CGEPT का, जो कि आपको वेरियस स्टेज होते हैं यहाँ पे। एग्जाम रिटन होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि प्रोविजनली पास फेल यहाँ पे देखा जाएगा, चेक होगा आपका, ठीक है। आप में इसका जो है डॉक्यूमेंट्स भी आपका चेक किया जाएगा, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड आपका आइडेंटिटी के लिए। और जो आपका कलर प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं किया जाएगा। और ये सब आपका जो प्रोसीजर है इन सभी फेजेस में, तो ये सब करके जाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, बायोमेट्रिक्स के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड होगा आपका, है ना। रिकॉर्ड होने के बाद स्टेज 2, 3, 4 तक आपको ये सारी चीजें मैच करती रह जाएगी, ठीक है। और रिटन टेस्ट होगा नाविक डीबी का, यानी कि डोमेस्टिक यहाँ पे जो ब्रांच है आपका उसके लिए। और पासिंग मार्क्स यहाँ पे 37 रखा गया है जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए, 27 रखा गया SC ST वाले छात्रों के लिए। नाविक GD की लिए बात कर ले तो 2 सेक्शन में परीक्षा होगी, स्टेज 1, स्टेज 2, जहाँ पे आपको 50 अंक रखा गया है EWS, UR और OBC कैटेगरी के छात्र के लिए, और 44 मार्क्स रखा गया SC ST के लिए, ठीक है। और यहाँ पे SC का है और ये ST का है। यांत्रिकी इलेक्ट्रिकल के लिए भी पहला और तीसरा स्टेज है आपका। यहाँ पे 50 नंबर का जो है आपको पासिंग मार्क्स है, जो कि UR, EWS और OBC कैटेगरी के लिए है, और 44 जो है मिला के SC ST के लिए है। यहाँ पे पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 3 सेपरेटली इन कंपलसरी, है ना। तो कंपलसरी आपको स्टेज 1 और स्टेज 3 में पास होना है यहाँ पे।
यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 4 में आपको पास होना जरूरी है, और यहाँ पे नंबर 50 और 44 ही है। मैकेनिकल की बात कर ले तो स्टेज 1 और स्टेज 5 का है यहाँ पे इनका रिटन टेस्ट, और यहाँ पे 50 लाना जरूरी है, और यहाँ पे इनको SC/ST वालों को 44 यानी कि 22 और 17 लाना जरूरी है यहाँ पे। और ये पासिंग होना इन सभी में सेपरेटली पास होना जरूरी है। द डिटेल ऑफ द वेरियस सेक्शन इंटर जो कि एग्जाम है आपका रिटन टेस्ट जो है ना, तो ये कुछ इस तरह से है। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, और सब्जेक्ट वाइज जो है एलोकेशन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन का, कि मैथ से कितने, साइंस से कितने, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कितने, जीके कितने क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये सेक्शन 1 का है। ठीक है, 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, 45 मिनट एग्जाम का टाइम दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 60 होंगे, तो टाइम ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। सिलेबस का पैटर्न 10वीं कक्षा के आधार पे होगा। इंग्लिश और मैथ आपका अच्छा होना चाहिए भाई, देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं इन सभी एग्जामिनेशन के लिए। और सेक्शन 2 में जो पेपर होगा इंजन का भी होगा, है ना, 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का टाइम होगा, और 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मैथ और 25 फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। और जो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी है उनको पासिंग मार्क्स 20 चाहिए, और SC/ST को 17 चाहिए। इसमें जो है 12th लेवल का सिलेबस होगा, फिजिक्स सिलेबस और मैथ का सिलेबस। सेक्शन 3 जिसका इसका एग्जाम है उनको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे, आधा घंटे का समय दिया जाएगा। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है, 50 क्वेश्चन जो कि पासिंग होगा यहाँ पे, 20 जनरल कैटेगरी और 17 जो है SC/ST के लिए पासिंग रखा गया है। इसमें डिप्लोमा लेवल का इंजीनियरिंग का सिलेबस रखा गया है, जो भी आपका सिलेबस है देख लीजिएगा। सेक्शन 4 जो है ये आपका 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बुलाया गया है। अब आपको बता दें कि इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी है 20 नंबर लाके पास तो हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ तो कहीं ना कहीं आपको आएगा ही, क्योंकि छात्र अगर ज्यादा होगा तो। डिप्लोमा लेवल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस रखा गया है, और सेक्शन 5 जिसका होगा वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा का ही सिलेबस रखा गया। तो ये सिलेबस भी हो गया, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया आपको यहाँ पे, है ना, कि ये सब्जेक्ट क्या होंगे। जिसका भी जो सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि नाविक को जो जीडी में होंगे वो सेक्शन 1 और 2 देना है, जैसे कि रिटन टेस्ट उसका, तो सेक्शन 1 का सिलेबस देख लीजिएगा, सेक्शन 2 का सिलेबस यहाँ से देख लीजिएगा, और ये जो है आपका कितना पासिंग मार्क्स है वो देख लीजिएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे वो देख लीजिएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। यहाँ पे जैसे यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपको सेक्शन 1 और 4 है, तो सेक्शन 1 का भी देख लीजिए सिलेबस क्या है, और सेक्शन 4 का भी देख लीजिए सिलेबस क्या है, यहाँ से रिलेटेड करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न जहां से क्वेश्चन होंगे। स्टेज 2 होगा जो कि आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है यहाँ पे ऑनलाइन, ये ध्यान रखिएगा। मेरिट यहाँ पे आपका निकाला जाएगा, ये एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा स्टेज 2 के लिए भी, और वैकेंसी लोड होगी यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स मेंशन आपको जो पैरा नंबर 7E में दिया गया है वो आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसके बाद आपका, और जिसमें कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 20 स्क्वाट यानी कि स्क्वाट अप्स उठक बैठक होता है, और 10 पुशअप आपको यहाँ पे लगाने होंगे, ये फिजिकल टेस्ट में शामिल किया गया इसको। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपने जो अपने मेडिकल के बारे में बताया, अपने शरीर के बारे में बताया है, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाएगी कि आपने जो फॉर्म भरते समय बताया चीजों को वो सही है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो 42 दिन का आपको समय दिया जाएगा ताकि आप फिट हो सके अनफिट से। स्टेज 3 होता है दोस्तों यहाँ पे कि परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 और स्टेज 2, आपने जो एग्जाम दिया है, परफॉर्मेंस यहाँ से निकले हैं, तो उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और वहां पे ई एडमिट कार्ड जो होगा ये स्टेज 3 का अलग दिया जाएगा, और इशू किया जाएगा, जितनी भी वैकेंसीज बची हुई है उसके रिगार्डिंग उतने छात्रों को और भेजा जाएगा, ये आईसीजी तय करेगा। ठीक है, स्टेज 3 जो होगा दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर होगा। स्टेज 3 इन्वॉल्व फॉलोइंग, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें फिर से होगा आपका, और फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा जो कि यहाँ पे आपका एक बार और होगा, और सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होता है ये इसी स्टेज 3 में ही होगा। फिर स्टेज 4 आता है यहाँ पे, जिसमें कि स्टेज 3 जो छात्र क्लियर करते हैं एज पर द वैकेंसी जितनी भी है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और INS चिल्का जी हाँ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। तो ये फाइनल आपका राउंड हो जाता है यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 7 में दिया गया है, आपको ये सारी चीजें पहले अपने पास रख लेनी है, और यहाँ पे रखने के बाद ही आप फॉर्म को भरेंगे ताकि कोई भी गड़बड़ आपके साथ ना हो जब एट ए टाइम फॉर्म भरने के लिए अपडेट मांगा जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारे सर्टिफिकेट हैं जिसमें कि अगर आप कैंडिडेट संबंधित हैं SC ST OBC से तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट और एडिशनल मार्कशीट जो भी है क्लास 10th का वो होना चाहिए। फार्मूला फॉर द कंजर्वन ऑफ CGPA, मतलब कि जिनका CGPA के तहत है वो फार्मूला लगा के अपना परसेंटेज निकाल लेंगे 10th का कितना है उनका। NOC आपका जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो दिया जाएगा NOC शुड बी डेटेड आफ्टर द डेट एप्लीकेशन, ये आपको देना जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेगा, आपका जिस भी राज्य से है
ये आपको बताना होगा। नाविक जीडी के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्लास 12 का लगेगा, और फॉर्मूला आपका जो सीजीपीए में है, ग्रेड में है, तो आपको बताना होगा कितना परसेंटेज है। और ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे है आपको मेंशन की गई। इसमें डिप्लोमा वाला और इंजीनियरिंग वाला भी छात्र जो आवेदन करेगा उसका सीजीपीए में है तो सीजीपीए बताएगा, और आपका जो ग्रेड है तो ग्रेड पे बताएगा, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग तो बेटर होगा, वहाँ पे फॉर्म भरते समय मांगेगा। क्लास 12 का भी मार्कशीट कंपलसरी है यहाँ पे आप लोग के लिए। तो जिनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला गया पहले से स्कैन करके सब कुछ तैयार रखिएगा, फोटो, सिग्नेचर और फुल लेंथ का फोटो भी अपना आप जरूर रखिएगा, उसको भी अपलोड करना होगा आपका। तो 22 सितंबर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट है फॉर्म को भरने का, और लगभग देखिए आपको बता दें कि साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे 100 KB से किसी का ज्यादा मत रखिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में रखिएगा सारा का सारा। और 22 सितंबर तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। 31 अगस्त से इसको फॉर्म को शुरू किया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिए जो भी छात्र इसके लिए फॉर्म आवेदन करेंगे। जी हाँ, आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी आने वाले समय में। और इसका एग्जामिनेशन फी देखिए, फीस यहाँ पे लग रहा है 250 रुपये आपसे, लेकिन ये जो फीस है ना, ध्यान रखिएगा ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों से लग रहा है। बाकी एससी एसटी वाले छात्र बिना पैसे के फॉर्म भर सकते हैं, चलान ऐसे भी बिना पैसे का कर सकते हैं। ठीक है, तो ई एडमिट कार्ड जो होगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड किया जाएगा, यहाँ से चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सिटी जो होगा आपको लगभग आपके एरिया के 30 किलोमीटर के आसपास होगा, तो आप थोड़ा सा अपना जो फॉर्म भरिएगा अपना होम एड्रेस अच्छे से भर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये सारे डिटेल्स है दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया है इस वैकेंसी के बारे में, इसके सारे डिटेल के बारे में। और आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद इसको आवेदन कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप जो है यहाँ पे सारी चीज़ समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, जो कि 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए आपका। और चेस्ट मेजरमेंट में चेस्ट जो पंप करके आप यानी फुला के बताते हैं 5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए उसका वेट। वेट जो है आपका दोस्तों आपके हाइट के अनुसार जो है प्रोपेगेट किया जाएगा। और ये हियरिंग यानी सुनने जो है नॉर्मल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि सुनने की जो क्षमता वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। टैटू वगैरह मत लगाइएगा, बॉडी पर अगर है तो मत अप्लाई कीजिएगा, वो आपको छांट ही देंगे वहाँ से। फिर ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे, आपको जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए ट्रेनिंग कराया जाएगा 2000 अप्रैल 23 तक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आगे चर्चा होगी जब आप इसके फॉर्म को निकाल लेंगे, एग्जाम देकर अच्छे से कर लेंगे, तो इसके बारे में आप खुद ही जान जाइएगा। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों यहाँ से जो कि मुझे देना था, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट था वो आप तक पहुंचाया गया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।